नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल बिहार की राजनीति पर है। बिहार में पिछले 2 हफ्तों से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का एक यात्रा चल रही थी। बहाना बिहार में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का था, लेकिन राहुल ने मुद्दे को राष्ट्रीय आयाम दिया है और यात्रा में अब नया नारा गढ़ दिया गया है, वोट चोरी का। 1300 किलोमीटर की यात्रा 110 विधानसभा सीटों से होकर गुजरी। दर्जनों सभाएं, रैलियां, रोड शो हुए और आज पटना में इसका समापन किया गया। राहुल गांधी ने आज वोट चोरी का हाइड्रोजन बम फोड़ने का ऐलान भी कर दिया है। इससे पहले वो एटम बॉम्ब फोड़ने का ऐलान कर चुके थे और एटम बॉम्ब कर्नाटक की यादी को लेकर उन्होंने किया था। वैसे इस यात्रा में हर दल को कुछ न कुछ हासिल हुआ है। कांग्रेस ने बिहार में अपने कार्यकर्ताओं में जान फूंक ली है। बीजेपी ने भी गाली का मुद्दा खोज ही लिया है। लेकिन आरजेडी को क्या मिला? जिस तेजस्वी की अगुवाई में बिहार में इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ने की बातें करता है, राहुल गांधी ने उस तेजस्वी यादव का बतौर सीएम चेहरा एक बार भी नाम नहीं लिया। और यह और बात है कि इंडिया के मंच से तेजस्वी ने खुद असली सीएम के कैंडिडेट के तौर पर अपने आप को घोषित कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि बिहार में जो राजनीतिक एसआईआर के विरोध में शुरू हुआ है, उसका क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा हुआ। कोर्ट ने न तो समय बढ़ाया और न ही रोक लगाई। अब फाइनल वोटर लिस्ट 1 अक्टूबर को ही आएगी। इस बीच आज की तारीख सुबह 10 बजे तक बिहार के 16,56,886 वोटर्स के नाम शामिल करने के लिए निजी तौर पर फॉर्म 6 भरा गया है। 2,17,049 लोगों ने निजी तौर पर नाम काटने का आवेदन दिया है। लेकिन बिहार में 65 लाख वोट काटने का आरोप लगा रहे विपक्षी दलों के 1,60,813, एक बार फिर सुन लीजिएगा, 1,60,813 बूथ लेवल एजेंट्स की ओर से एक भी नाम की कटौती को चैलेंज नहीं किया गया है। सिर्फ सीपीआई एमएल की ओर से 103 आपत्तियां दर्ज की गई है। ऐसे में बिहार के अंदर जमीनी तौर पर एसआईआर के खिलाफ शुरू किया गया अभियान भी नाकाम होता नजर आ रहा है। तो सवाल उठता है कि क्या एसआईआर विरोध के बहाने राहुल गांधी ने वोट चोरी के मुद्दे में आरजेडी को घसीट लिया? बिहार में वोट चोरी के मुद्दे पर आरजेडी को चुनावी फायदा हो पाएगा? और क्या अब कांग्रेस बिहार में सीट बंटवारे में मजबूत हाथ दिखाएगी? पक्ष और विपक्ष की ओर से ऐसे और भी तमाम सवाल हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखते हैं। बिहार में 2 हफ्ते की एक राजनीतिक यात्रा हुई। बिहार के 23 जिलों में कुल 1300 किलोमीटर की यात्रा 110 विधानसभा सीटों से गुजरी। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक के नेता बुलाए गए। कहीं 3 भाइयों की जोड़ी दिखाई गई, कहीं इंडिया गठबंधन की ताकत। इस यात्रा का राजनीति में 2 स्तर पर असर हुआ। राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन की एकजुटता और लीडरशिप पर राहुल गांधी ने फिर से अपने नाम की मुहर लगवाई और बिहार के स्तर पर कांग्रेस को मजबूत करने का दांव भी बखूबी खेल लिया। राहुल गांधी कहते हैं कि बिहार में यात्रा से फायदा हुआ कि पूरे देश में अब एक ही मुद्दा रह गया है, वोट चोरी का। वोट चोर, वोट चोर। मगर ये जनतंत्र है, गद्दी मर्जी से न तो मिलती है न छोड़ी जाती है। तरीका 2 ही है, पहला चुनाव, दूसरी इमरजेंसी। फिलहाल कांग्रेस में इमरजेंसी लगाने की ताकत नहीं और चुनाव पर अब राहुल को भरोसा रहा नहीं। इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप चल रही है। ये मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। यूं तो राहुल गांधी ने वोट चोरी का दावा महाराष्ट्र से कर्नाटक और मध्य प्रदेश से हरियाणा तक कर रखा है। कर्नाटक में वोट चोरी के दावे पर कांग्रेस का स्वदलीय एटम बम भी फोड़ रखा है। बोलते हैं अब हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। क्या मतलब है इसका? आप तो विपक्ष को अपमानित करेंगे, मोदी जी को गाली पढ़ेंगे, आप बिहार हिंदुस्तान के मतदाताओं का भी अपमान करते हैं। राहुल गांधी,
ये कौन सा आपका अहंकार है? मैं देश की जनता से कहूंगा, राहुल गांधी के इस अहंकार को तोड़ना जरूरी है और वो फिर हारेंगे। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी सिर्फ अफवाहों और भ्रम का सहारा लेकर लगातार लोकतांत्रिक संस्थाओं और व्यवस्था का अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा का बिहार की राजनीति में भी बड़ा असर हुआ है। इस यात्रा से अब कांग्रेस को बिहार में अपनी ताकत दिखाने का मौका मिला। चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं में जान फूंकने का मौका मिला और तेजस्वी यादव के सामने सीट बार्गेनिंग की ताकत भी मिली। एनडीए ने भी प्रधानमंत्री मोदी को गाली के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा। बचे रह गए तेजस्वी, जिनका नाम एक बार भी राहुल गांधी ने बतौर सीएम कैंडिडेट नहीं लिया। आखिर में तेजस्वी यादव ने खुद को ही असली सीएम कैंडिडेट बताना शुरू कर दिया। पहले आरा में, फिर पटना में राहुल के मंच से तेजस्वी ने खुद को असली मुख्यमंत्री पद का दावेदार बता दिया। तेजस्वी आगे आगे और ये सरकार पीछे पीछे। इसलिए आप लोगों को तय करना है कि आपको डुप्लीकेट सीएम चाहिए कि ओरिजिनल सीएम चाहिए। डुप्लीकेट की ओरिजिनल। दरअसल जानकार मानते हैं कि चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन विरोध के बहाने कांग्रेस ने आरजेडी को वोट चोरी के सियासी मुद्दे में बहला लिया और वोटर अधिकार यात्रा का प्लान कुछ ऐसा बना कि कांग्रेस ने दक्षिण बिहार से लेकर पूर्वी बिहार होते हुए उत्तर बिहार और मिथिलांचल होते हुए जिन 110 विधानसभा सीटों से ये यात्रा प्लान की थी, उसमें 80 सीटों पर फिलहाल एनडीए और 30 सीटों पर ही इंडिया गठबंधन काबिज है। ऐसे में कांग्रेस ने इन सभी यात्रा रूट की सीटों पर अपनी ताकत दिखा भी दी, खुद को मजबूत भी किया और अब आने वाले चुनाव में इन सीटों पर दावा भी ठोक सकती है। शशि भूषण और मौसमी सिंह के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। तो राहुल गांधी ने आज आगाज किया है कि वो हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। वहीं तेजस्वी यादव एक बार फिर वोटरों को याद दिलाते रहे कि असली सीएम वही है और नकली सीएम नीतीश कुमार है। दरअसल 16 दिन की इस यात्रा में कांग्रेस को क्या मिला, आरजेडी को क्या मिला और उसके साथ साथ अब अपोजिशन पार्टियां यानी भारतीय जनता पार्टी जो इनके खिलाफ खड़ी है, भाजपा और जनता दल यूनाइटेड, एलजेपी, इनके गठबंधन ने गाली को मुद्दा बना लिया है। तो तमाम इस पूरे यात्रा को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में गुरु प्रकाश, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, आलोक शर्मा, कांग्रेस के प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, अली अशरफ फातमी, राष्ट्रीय जनता दल के नेता इस चर्चा में शामिल होंगे, अभिषेक झा, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता भी चर्चा में शामिल होंगे, धीरेन्द्र कुमार एलजेपी रामविलास से अपनी भूमिका रखेंगे और कन्हैया भेलारी सीनियर जर्नलिस्ट है पटना से, उनसे भी हम सवाल पूछेंगे कि आखिरकार इस यात्रा का निचोड़ अब क्या निकाला जाए। कुल मिलाकर इस यात्रा को अगर देखें आलोक शर्मा जी, तो अब हाइड्रोजन बम का इंतजार रहेगा। इस यात्रा में राहुल गांधी बार बार यह सवाल उठाते रहे कि इस पूरे मुद्दे को लेकर वोट चोरी के मुद्दा उन्होंने सबसे पहला मुद्दा बना दिया है। वही तेजस्वी यादव बार बार यह याद दिलाते रहे कि जो वादे उन्होंने किए थे, आखिरकार वही वादे नीतीश कुमार को फॉलो करने पड़ रहे हैं। तो क्या वोट चोरी के मुद्दे पर अब बिहार का चुनाव लड़ा जाएगा? मैं समझता हूं कि दोनों ही मुद्दे इंपॉर्टेंट हैं। वोट चोरी का मुद्दा भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जो तमाम लोकल मुद्दे हैं वहां पर, चाहे वो बेरोजगारी का हो, महंगाई का हो और चाहे साहिल जी वहां पर पलायन का हो, उद्योग का हो, उस तमाम मुद्दे भी साथ साथ पैरेलल उठाए गए हैं। वोट चोरी का मुद्दा, क्योंकि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन बैकफुट पर है और जिस तरह से राहुल गांधी जी ने एक विधानसभा में ही 1 लाख से ज्यादा वोटों का फर्जीवाड़ा निकाला और उसके बाद बीजेपी भी मैदान में आई, वो गोली मारो वाले सांसद महोदय जो हैं अनुराग ठाकुर जी, उन्होंने तो इलेक्शन कमीशन का बिल्कुल ही बेनकाब कर दिया, उन्होंने तो बेड़ा गर्क ही कर दिया। हमने बार बार कहा कि मोदी जी बनारस भी हारे हैं, या तो इलेक्शन कमीशन ने वोट जो काउंटिंग थी उसको रोका, या आप हमें रीडेबल मशीन, रीडेबल जो है वो वोटर लिस्ट दे दीजिए, हम प्रूव करेंगे, और अगर नहीं प्रूव कर पाएंगे तो हम माफी मांगेंगे कि मोदी जी बनारस में जीते थे। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के पिट्ठू की तरह पूरी तरह से काम कर रहा है। आज देश के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो भारतीय लोकतंत्र को और संविधान को कैसे बचाया जाए, और ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि विपक्ष को क्या मिला या सत्ता पक्ष को क्या मिला। साहिल जी, इंपॉर्टेंट ये है कि बिहार को क्या मिला, भारतीय लोकतंत्र को क्या मिला। बिहार को यह मिला कि 20 साल से जो एक निकम्मी सरकार थी उसका पूरी तरह से पर्दाफाश हुआ। आज जहां तक बात बम की है, स्वाभाविक है कि लोकतांत्रिक तरीके से अगर आप इसको देखें तो एक बहुत बड़ा लूप होल जिसको बम की शेप में हमने प्रस्तुत किया वो सामने आया देश के सामने।
और इलेक्शन कमीशन एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाया। इलेक्शन कमिश्नर महोदय प्रेस कॉन्फ्रेंस में बचते हुए और भागते हुए नजर आए। जो स्क्रिप्ट बीजेपी ने लिख के दी थी वो पढ़ दी उन्होंने कहा कि साहब 000 एड्रेस है। अरे भाई 145 करोड़ लोगों के आधार कार्ड बने, किसी में 000 नहीं है। आज वो कहते हैं साहब वो लैंप पोस्ट के नीचे सोते हैं। अरे भाई लैंप पोस्ट के नीचे क्या आप रात को जाकर वोट बना के आए थे उनकी? लैंप पोस्ट के मान लीजिए रोड के इस तरफ सोए और कल को उधर सो गए। आपने बूथ कैसे डिसाइड किया, विधानसभा कैसे डिसाइड किया आपने? गुरु प्रकाश पासवान से मुझे आपके इस आरोप पर जवाब लेना है, लेकिन उससे पहले मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। उनके पास जाने के पहले मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। आज जब अदालत में यह मामला एक बार फिर सुनवाई के लिए आया, उन्होंने कोई रोक तो लगाई नहीं है। 1 अक्टूबर को फाइनल लिस्ट डिक्लेयर होगी। चुनाव आयोग यह कह रहा है कि आखिरी दिन नॉमिनेशन का होगा, तब तक क्लेम्स, ऑब्जेक्शंस और जो करेक्शन होता है वो होता रहेगा। यह बात उन्होंने कही है। लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने यह कही है, क्योंकि इस पूरे वोट अधिकार यात्रा का जो निचोड़ था, उसका उद्देश्य था वो ये था कि गलत लोगों के नाम काटे जा सकते हैं। आपकी पूरी भूमिका बिहार में खास करके ये थी कि जो निचले तबके के लोग हैं उनके नाम कटेंगे, उनके पास जरूरी कागजात नहीं होंगे, यही आपका सबसे बड़ा दावा था। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ने अदालत में यह बोला है कि राजनीतिक पार्टियों ने जो ऑब्जेक्शंस दिए हुए हैं या क्लेम्स दिए हुए हैं वो नाम निकालने के लिए दिए हुए हैं। किसी का नाम डालने के लिए या इंक्लूड करने के लिए कोई भी राजनीतिक पार्टी की तरफ से ऑब्जेक्शंस या क्लेम्स या एप्लीकेशंस नहीं आए हुए हैं। और 2.74 करोड़ जो लोग हैं उन्होंने अपने कागज जमा किए हुए हैं इलेक्शन कमीशन के पास, जो उन्हें दिखाना है कि भाई हम यहां के वोटर हैं, उसके लिए जो भी जरूरी कागजात थे उसके लिए। तो सवाल यहां पर यही उठता है, एसआईआर का लक्ष्य, उसके विरोध का लक्ष्य खास करके यह था कि बिहार की गरीब जनता के पास शायद कागजात नहीं होंगे, लेकिन यहां पर तो राजनीतिक पार्टियां नाम निकालने के लिए एप्लीकेशंस डाल रही है खास करके, और खुद कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 2 नाम आ रहे हैं तो उसको निकालने के लिए डाल रहे हैं, इंक्लूड करने के लिए कहां डाल रहे हैं? किस तरह से नहीं, क्या फॉर्म 6 नहीं, फॉर्म 6 किसने भरवा दिए भाई? फॉर्म 6 क्या होता है? जो इंक्लूड किए गए वोटर लिस्ट में नाम वो 18 लाख से ज्यादा हैं, आप ही की रिपोर्ट में बताया, तो वो किसने भरवा दिए? मुझे लगता है कि आपका सवाल ही, आपका जवाब पहले ही आप दे चुके हैं। मैं सिर्फ आपको करेक्शन कर दूं, जो फॉर्म 6 भरे गए हैं वो लोगों ने अपने से भरा हुआ है, वो राजनीतिक पार्टियों के बीएलएस ने नहीं भरा हुआ है। 16 लाख एप्लीकेशन आए हुए हैं, खुद से भरे हुए। अरे भाई बीएलए अपने हाथ से थोड़ी भरेगा। बीएलए गाइड भी करता है, लोगों से भरवाता है। इतनी समझ भी नहीं है क्या भाजपा वालों को? मुझे लगता है कि मूल मुद्दा यह है कि अभी तक कागज जो है वो 2.74 करोड़ नहीं दिया 8 करोड़ में से। एसआईआर का सबसे बड़ा फेलियर है ये। आधार कार्ड इंक्लूड करने के बाद आप समझ रहे हैं कि केवल 30% लोगों के पास कागज मिले हैं। आधे बिहार में बाढ़ आई हुई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि विपक्ष अभी भी मीडिया के साथ ही हमारे विपक्ष से ही सवाल पूछना चाहते हैं। सवाल तो यह कि 8 करोड़ में से मात्र लगभग 3.25 करोड़ लोग कागज जमा कर पाए हैं। यही तो हमारा सवाल इसलिए पूछा क्योंकि एसआईआर के खिलाफ जो आपका आंदोलन था उसका मुख्य लक्ष्य यह था कि गलत लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। 65 लाख का आंकड़ा आया, उसके बाद आपने सवाल पूछे थे। इसी को लेकर मैं पूछ रहा हूं कि जो एप्लीकेशन हुए हैं वो इंक्लूड करने के लिए नहीं हुए हैं, लोगों के नाम निकलवाने के लिए हुए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट पे कहा गया, इसीलिए मैंने सवाल पूछा आपसे। अरे साहिल जी इलेक्शन कमीशन क्या बोलता है सुप्रीम कोर्ट में? इलेक्शन कमीशन जाने क्या 65 लाख वोट कटे थे कि नहीं कटे थे? क्या वो वोट वापस बनेंगे कि नहीं बनेंगे? क्या 3.25 करोड़ के बाद जो कागज है वो इलेक्शन कमीशन देगा या बीजेपी देगी लोगों के? क्या अब बाद में वोट कटेंगे, उसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं समझता हूं कि हमारा जो मुद्दा था वो आपने स्वयं पूरे इस शो में प्रूव कर दिया कि 8 करोड़ में से 3.25 करोड़ लोग ही कागज दे पाए। हम भी तो यही कह रहे थे कि कहीं 2% है, कहीं 4% है, पासपोर्ट 1% है। ये आपसे जवाब की आधार उम्मीद कार्ड है। को वैलिड करने के सवाल बाद एक बार भी फिर मैं वापस आता हूं, दंगल के दर्शकों के सामने रखना चाहता हूं। साहिल जी मैं अंतिम बात कहना जल्दी से चाहूंगा आलोक शर्मा कि क्या मृत जिंदा नहीं हुए और जिंदा मृत नहीं हुए? क्या जिंदा लोग मृत नहीं हुए? क्या मृत लोग जिंदा नहीं हुए? क्या मृत लोग राहुल गांधी के साथ चाय नहीं पीने आए? क्या मृत लोग जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, ये पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन की घपले के ऊपर करारा तमाचा था और ये सिद्ध हो गया कि बिहार में वोट चोरी के माध्यम से जीतना चाहते थे। 3 सवाल जो मैं दंगल में रखता हूं वो एक बार फिर अपने दर्शकों के सामने रखना चाहता हूं, और उसके साथ साथ मुझे एक सवाल आपसे ऐड करना है, आपको इसका जवाब भी देना है, क्योंकि ये सवाल यही पूछा जा रहा है जो कांग्रेस को मैंने पूछा था कि नाम इंक्लूड करने के लिए कितने फॉर्म भरे गए।
आंकड़े हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे हुए हैं, जो अधिकृत आंकड़े हैं। पहला सवाल दंगल में हमारा यही था कि क्या राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम एटम बम की तरह ही साबित होगा। दूसरा सवाल दंगल में हमने यह पूछा है कि बिहार में वोट चोरी के मुद्दे पर आरजेडी को चुनावी फायदा हो पाएगा, क्योंकि अब तक तो राहुल गांधी उसकी अगुवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। और तीसरा अहम सवाल कि क्या अब कांग्रेस बिहार में सीट बंटवारे में मजबूत हाथ दिखाएगी, यह आखिर में आपसे पूछेंगे आलोक शर्मा जी। लेकिन उससे पहले गुरु प्रकाश पासवान, जो आरोप लगाए गए हैं उसका जवाब दीजिए। क्या आपको लगता है कि अब वोट चोरी यही बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा उभर कर सामने आएगा? गुरु प्रकाश पासवान। नहीं साहिल जी, मैं सुन रहा था आपके और कांग्रेस पार्टी के संवाद को। लगभग 7.5 मिनट का वो संवाद था। मैं आशा करता हूं कि उतना समय भारतीय जनता पार्टी को भी प्राप्त होगा। देखिए, सर सवाल पूछे थे मैंने उनको सिर्फ बोलने नहीं दिया था गुरु प्रकाश जी। मैंने कुछ सवाल उनको काउंटर सवाल पूछे थे। हाँ प्लीज जरा उसमें डिफरेंशिएशन करिए, मुझ पर अन्याय मत करिए। मैं समय का देख रहा था, आप वो 7 मिनट आप मुझसे भी नहीं, मैं आप पे अन्याय नहीं कर रहा हूं सर। 7 मिनट आपका और उनका संवाद चला, तो मैंने यही बोला था। मैंने ये नहीं बोला कि उनको आपने पूरा 7 मिनट दिया था। आपके दर्शकों के लिए बताना चाहता हूं। धन्यवाद। अब मेरा समय शुरू हो। लोकतंत्र के ये लोग बात कर रहे हैं, लोकतंत्र की बात कांग्रेस पार्टी के लोग करते हैं, तो इससे ज्यादा हास्यास्पद, इससे ज्यादा आश्चर्य करने वाली कोई बात हो नहीं सकती है। आपातकाल का 50वां साल चल रहा है। 5 डेकेड्स ऑफ इमरजेंसी जिन लोगों ने देश में आपातकाल लगाया, वो आज लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे हैं। ये सुनकर के हंसी आती है। आपने स्पष्ट कर दिया कि आज तक की मैं बात कर रहा हूं, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में ये हलफनामा दर्ज करके कहा है कितने ऑब्जेक्शंस आए हैं, कितने क्लेम्स आए हैं। क्या कांग्रेस पार्टी के युवराज, आरजेडी के युवराज अपने कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुन रहे हैं, अपने बूथ लेवल कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुन रहे हैं, अपने जिला अध्यक्षों की बात नहीं सुन रहे हैं? अगर ऐसा होता तो सुप्रीम कोर्ट इस प्रक्रिया को असंवैधानिक करार देती और इस प्रक्रिया को तुरंत रोका जाता। क्यों नहीं रोका गया इस प्रक्रिया को? यह प्रक्रिया पूर्णतः कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। आर्टिकल 324, आर्टिकल 325, आर्टिकल 326 के अंतर्गत इस प्रक्रिया को किया जा रहा है। यदि कांग्रेस पार्टी को लगता है कि वो सुप्रीम कोर्ट से बेहतर संविधान की जानकार है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को मुबारक है। दूसरी बात, ये जो यात्रा हुई है, ये जो 16 दिनों की यात्रा हुई है, 16 आना बिहार विरोधी यात्रा थी। इस यात्रा का सबसे बड़ा हाईलाइट, इस यात्रा को जब हम याद करेंगे तो इस बात को याद करेंगे कि एक प्रधानमंत्री जो अत्यंत पिछड़ी जाति से आता है, उनकी स्वर्गीय माताजी के लिए कांग्रेस पार्टी के विधिवत मंच से, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की मौजूदगी में, कांग्रेस पार्टी के झंडे जहां लहरा रहे थे, वहां पे एक दिवंगत मां के लिए, एक पिछड़े वर्ग से आने वाले प्रधानमंत्री की मां के लिए जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग हुआ है, अमर्यादा की सभी सीमाओं को लांघा गया है। और 16वें दिन कम से कम हम आशा कर रहे थे, ये कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के लोगों ने 14 करोड़ बिहार को, हमारी बिहारियत को और हमारी स्वाभिमान को ठेस पहुंचाया है। कभी रेवंत रेड्डी आते हैं, उनका स्वागत करते हैं, बिहार का डीएनए खराब है। कभी एमके स्टालिन आते हैं, केएन नेहरू ने क्या कहा था कि भाई बिहारियों में बुद्धि नहीं होती है। दयानिधि मारन ने क्या कहा था, बिहारी आते हैं शौचालय साफ करते हैं। ये याद रखेगा बिहार के 14 करोड़ लोग साहिल जी इस बात को याद रखने वाले हैं कि बिहारियत को अपमानित करने वाले, पिछड़े वर्ग से आने वाले प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माताजी को अपमानित करने वाले। मैं आलोक शर्मा जी से इसका जवाब लूंगा, क्योंकि एक तरफ वोट चोरी का नारा, लेकिन एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी वही मुद्दा उठाने की कोशिश कर रही है कि जहां पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर आपके मन से जो भी गाली गलौच हुई उसकी बात और रेवंत रेड्डी की बात। लेकिन उससे पहले गुरु प्रकाश जी, आपको भी मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, जिस तरीके से आलोक शर्मा को पूछा था जो अदालत में हुआ उसको लेकर। देखिए आज अदालत ने क्या कहा। अदालत ने कहा कि कहीं ना कहीं ट्रस्ट डेफिसिट है, अविश्वास की भावना है। अदालत ने कहा आज इस बात को, यह बात आपको भी ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात उससे जोड़कर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हाल ही में इंडिया टुडे ग्रुप में और सी वोटर ने मिलकर मूड ऑफ द नेशन का सर्वे किया था। उसके नतीजे देखिए क्या आए थे। 58% लोग ये कहते हैं कि हां, एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो इलेक्टोरल प्रोसेस को सेफगार्ड करने के लिए बनाई जा रही है। ठीक है, यहां तक सब ठीक है, लेकिन आगे देखिए 17% लोगों को लगता है कि रूलिंग पार्टी को फेवर करने के लिए कहीं ना कहीं यह प्रक्रिया की जा रही है, नंबर 1। और 12% लोगों को लगता है कि इसका टाइमिंग जो है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो देख लीजिएगा, लोगों को भी कहीं ना कहीं इस बात को लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। यह सेंटिमेंट है। जो ट्रस्ट डेफिसिट की बात अदालत ने कही है वही रिफ्लेक्ट हो रहा है एमओटीएन के सर्वे में। यहां पर भी आपकी प्रतिक्रिया लेना बहुत जरूरी है। देखिए, वोट चोरी का मुद्दा बिहार में चर्चा में आया हुआ है, 16 दिन लगातार उस पर बात हुई है। कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी को भी इसके बारे में सोचना होगा चुनाव आयोग के साथ खड़े होने से पहले। नहीं, देखिए साहिल जी, इस प्रकार के भ्रम में ना तो हम हैं ना आपके दर्शक हैं। रूलिंग पार्टी कोई चुनाव आयोग के साथ थोड़ी ना खड़ी है।
चुनाव आयोग एक स्वतंत्र स्वायत्त संस्थान है। ये 2009 का काल नहीं है साहिल जी, जब अपने आप को नवीन चावला इंदिरा गांधी के तीसरे स्वघोषित पुत्र बताते थे, जिस शाह कमीशन ने कहा था इज अनफिट टू होल्ड एनी पब्लिक ऑफिस, उस 2009 के आम चुनाव के ठीक पहले नवीन चावला को चुनाव आयुक्त बना दिया जाता है। रूलिंग पार्टी अलग है, विपक्ष अलग है, और चुनाव आयोग और संविधान की दृष्टि में सब बराबर हैं। मैं क्षमा चाहता हूं। दूसरी बात, आपने सुप्रीम कोर्ट की बात कही और मूड ऑफ द नेशन सर्वे की बात कही। मूड ऑफ द नेशन सर्वे का सैंपल साइज कितना था? 1000, 1500, 2000। बिहार की जनसंख्या कितनी है? 14 करोड़। असल मूड ऑफ द नेशन या असल 2 लाख का सैंपल साइज था सर। यही कहता है गुरु प्रकाश जी, 2 लाख का चुनाव सैंपल आयोग ने साइज कहा था, है। और वहां पर जब 260 सीटें बीजेपी को मिल रही थी, तब तो आपके प्रवक्ता कह रहे थे कि वाह वाह क्या बढ़िया सर्वे है। सर फिर नहीं, सर अब बोलने दीजिए ना सर। तो 2 लाख का सैंपल साइज और 14 करोड़ की जनसंख्या, 2 लाख का सैंपल साइज, 14 करोड़ की जनसंख्या, 8 करोड़ वोटर। तो 8 करोड़ वोटर में 2 लाख के सैंपल साइज के आधार पे आप ये कहना चाहते हैं कि पूरे बिहार का मूड ये है, तो मुझे लगता है ये मैं आपके दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को जो आपने सिलेक्टिवली कोट किया है, मैं सहमत हूं, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को समय समय पर सुझाव दिया है। पिछले 2 महीने से साहिल जी हम और आप डिबेट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के सभी सुझावों को चुनाव आयोग के द्वारा माना गया है। उसके बाद यह पाया गया है कि 99% ऑफ द वोटर्स हैव सबमिटेड देयर डॉक्यूमेंट्स, हैव वेरीफाइड देयर डॉक्यूमेंट्स, एंड द कंप्लेंट्स, द क्लेम्स एंड द ऑब्जेक्शन, जितनी भी शिकायतें आई हैं वो सबमिटेड द डॉक्यूमेंट, अभी तक वेरीफाई होना बाकी है। कांग्रेस के नेता अपने जिला स्तर के नेताओं की बातों को ही नहीं सुन रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि चुनाव आयोग 1 अक्टूबर को जब फाइनल लिस्ट आएगी तब कुछ एक बड़ा बम फूट जाएगा बिहार के वोटरों पर, और एक नई चर्चा शुरू ना करनी पड़े हमें। आलोक शर्मा जी, जल्दी से आप जवाब दीजिएगा, उसके बाद अभिषेक झा इंतजार कर रहे हैं, उनके पास मुझे जाना है। आलोक शर्मा जी। देखिए, मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट, देखिए मुझे लगता है साहिल जी, हमने जो सवाल उठाए थे वो प्रोसेस और टाइमिंग के ऊपर सवाल उठाए थे, और इलेक्शन कमीशन के प्रोसेस और टाइमिंग के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि गलत है, कि मृत लोग जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है। 200 और 300 लोगों के एक ही मकान पर, एड्रेस पर वोट पाए गए, ये भी पाया गया है। जहां तक बात है कि बीजेपी हार मान चुकी है, आज आप गाली के पीछे छुपिए, माताजी के पीछे छुपिए, जनता कह रही है कि भाई ये विक्टिम कार्ड बहुत दिन हो गए, आप ही का आदमी था बीजेपी का, उसने ये काम किया। लेकिन आज बात यह है कि सबसे बड़ी जो अगर प्रधानमंत्री को कोई गाली पड़ रही है, जनता जो दे रही है, वो ये है कि जनता कह रही है कि वोट छोड़, गद्दी छोड़। बोल रहे हैं आप, क्या सबूत है आपके मैं पास? समझता हूं कि वोट छोड़, मेरे पास सारे फोटो हैं, मत बोलिए आप, मेरे पास सारे फोटो हैं, भाजपा का पट्टा पहने हुए वो आदमी। आपका नेता था, आपका मंच था, मुझे लगता है कि आपका मैं निराधार नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल आधार वाली बात कर रहा हूं। मैं देखिए, मैं बीच में नहीं बोला गुरु प्रकाश, आप मेरे छोटे भाई ऐसा मत कीजिए। देखिए, मुझे लगता है, प्लीज एक मिनट, आप अपने टर्म पे आप उसका उत्तर दीजिएगा। मैं, मेरी बात अगर गलत हो तो आप अपने टर्म पे उत्तर दीजिएगा। आज अगर बिहारियों का सबसे ज्यादा किसी ने अपमान किया था तो मोदी जी ने किया था कोरोना के समय में। रेलवे ट्रैक पर बिहारी हमारे भाई कट गए, जिस तरह से बिहारियों का डीएनए मांगा गया था, और लाखों बिहारियों ने अपने बाल भेजे थे, बाल याद है आपको? कांग्रेस डीएनए जो मोदी जी ने, साहिल जी कौन सा तरीका भाई, साहिल जी कौन सा तरीका है? लगातार मैं आपको कहूंगा कि आप कंट्रोल नहीं कर पाते, बात खत्म करने दीजिएगा। देखिए, गलत बात है। नहीं गुरु प्रकाश जी प्लीज उनको बात खत्म करने दीजिएगा। आपने बोला था वो चुप बैठे थे, वो आपकी बात सुन रहे थे। आलोक शर्मा जी, आप बात खत्म करिए। बोले चले जा रहे, आप चुपचाप बैठे हुए हैं। चलिए, नहीं गुरु प्रकाश जी, फिर आपके सहयोगी अभिषेक झा, फिर उन्हें बात करने के लिए समय कम मिलेगा, आपके वजह से समय कम मिलेगा, मुझ पर वो सवाल उठाएंगे। प्लीज गुरु प्रकाश जी। आलोक शर्मा जी, आप अपनी बात खत्म करें प्लीज। उन्हें झूठ बोला था इसलिए मैंने साहिल जी देखिए, नहीं आप बोलिए, आपकी बात खत्म करें। गुरु प्रकाश जी हुआ तो मोदी जी ने जिस समय पर बिहार रेजिमेंट के 20 जवान हमारे शहीद हुए थे चाइना के अंदर डोकलाम में, और आज मोदी जी वहां टर्की के प्राइम मिनिस्टर से भाग भाग के हाथ मिला रहे हैं। सबसे ज्यादा अपमान तो इस बात का है कि जिस समय पर लाखों लोगों ने अपने डीएनए भेजे थे, बाल भेजे थे, मान अपमान के मुद्दे तो हर चुनाव में उठते रहेंगे, लेकिन ये भी हमें याद रखना होगा कि आखिरकार ये बिहार के जनता से जुड़े सवालों का भी चुनाव होगा। क्या बिहार से जुड़े जनता के सवाल, बिहार के जनता से जुड़े सवाल, क्या उसका जवाब नेता जनता को दे पाए हैं कि नहीं दे पाए, उस पर भी सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन अभिषेक झा, आज की स्थिति में जो यात्रा निकली है उसमें उससे आरजेडी को क्या मिला, आपको क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि आज भी वोट चोरी का मुद्दा बिहार में चलेगा? क्योंकि एक वक्त यह भी आ गया था कि गरीब लोगों का वोट का अधिकार छीना जाएगा, जो सवाल मैंने आपको इससे पहले भी पूछा था, लेकिन आरजेडी को लेकर स्पेसिफिकली आपको पूछना है मुझे। 2 दिन पहले साहिल जी आपके स्टूडियो से मैं डिबेट कर रहा था और मैंने आपको जो
रियल नैरेटिव था इसका बताया था, जिस पर कई राजनीतिक विश्लेषकों ने बहुत आश्चर्य भी जाहिर किया था। मुझे लगता है कि आज जिस वोटर अधिकार यात्रा का समापन हुआ है महागठबंधन की तरफ से राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, इस यात्रा के समापन के साथ साथ तेजस्वी यादव जी के अरमानों का, इच्छाओं का, महत्वाकांक्षाओं का सबका समापन आज हो गया। अरे आप देखिए ना किस तरह से राहुल गांधी जी ने पूरे मसले को हाईजैक किया। 100% जनता को इफेक्ट करने वाले मुद्दों से ध्यान भटकाकर जिन कुछ प्रतिशत लोगों के नाम कटे हैं उनको इतना उछाला है। भाई लोग आपत्ति दर्ज करा रहे हैं, एक भी व्यक्ति का नाम नहीं कटना चाहिए, हम उसको बहुत सीरियस मुद्दा मानते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव जी और राष्ट्रीय जनता दल के कद को कितना नीचे करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी ने इस पूरी यात्रा के माध्यम से किया है आप सबके सामने है। मैं आपको बताता हूं, देखिए किस तरह से तेजस्वी यादव जी, जो आपको याद होगा कि जब इंडिया अलायंस का निर्माण हुआ था तब राष्ट्रीय जनता दल के लोग बोल भी नहीं पा रहे थे कि देश में राहुल गांधी जी नेतृत्व करें। और अभी तेजस्वी यादव जी इस यात्रा के दरमियान कई दफे कहते हैं कि राहुल जी को हम पीएम बनाएंगे। इसी उम्मीद में कह रहे थे ना, इसीलिए प्लीज कर रहे थे ना कि शायद जाते जाते ही सही, समापन के दौर में ही सही बता देंगे कि महागठबंधन का सीएम फेस जिस तरह 2020 में तेजस्वी यादव थे उसी तरह फिर इस बार तेजस्वी यादव होंगे। राहुल जी टाल गए, झेप गए, और तेजस्वी यादव जी को जब लगा कि कुछ हो नहीं रहा है तो खुद से कह दिया कि हमको सीएम बनाओ, हमको रियल सीएम बनाओ, और अपने एक साथी मुकेश सहनी जी को लगा दिया कि वो बोले कि हमको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना है ताकि कांग्रेस पार्टी न 3 में रहे न 13 में रहे। तो कुल मिलाकर यह यात्रा जो थी वो नूरा कुश्ती वाली यात्रा थी। सभी दलों में प्रतिस्पर्धाएं थी कि भाई हमको ज़्यादा झंडा दिखाना है, तुमको कम झंडा दिखाना है। हमने तो सारण में लालू जी की गढ़ में ये भी देखा कि 500-500 रुपये दिहाड़ी देकर लोगों को खड़ा किया गया है, लाया गया है। और जिस तरह से इनकी यात्रा के दरमियान प्रधानमंत्री जी को गाली दी गई, उससे भी इनकी पोल खुली। और समापन सत्र तक अभिषेक जी आपके बीच में तो सब ठीक पहले से तय है ना, कौन बनेगा मुख्यमंत्री अगर जीतते हैं तो यही मानेंगे ना, हम तो यही मानेंगे ना। अबे नीतीश जी बनेंगे ना, अगर भी नहीं हो उसमें हम जीतेंगे ही, और जीतने के बाद मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार जी ही बनेंगे। तो बहुत श्योरिटी है इस बात की, बहुत श्योरिटी है इस बात की, क्योंकि जनता ने जिस तरह से 20 वर्षों से अपना मैंडेट दिया नीतीश कुमार जी के चेहरे पर, 20 वर्षों में समझ सकते हैं बेचैनी अभी मैंने दुखती रंग दबा दी है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आज भी दावे के साथ, आलोक शर्मा जी बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, आलोक शर्मा जी बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। एक बात हमारे साथ में कन्हैया बेलारी भी है, मुझे स्ट्रेटजी मालूम है। नहीं अभिषेक जी जरा देख लीजिए, तेजस्वी यादव ने अभी ट्वीट किया हुआ है, अभी जस्ट 5 मिनट पहले हमारी आपकी बातचीत चल रही है तभी ट्वीट किया हुआ है। और ट्वीट जो किया है, जो सोशल मीडिया पे डाला है, उसमें साफ शब्दों में लिखा है उन्होंने कि हक के रण में पीछे नहीं हटेंगे, हक के रण में पीछे नहीं हटेंगे। इसके कई मतलब निकाले जा सकते हैं। दरवाजा बंद कर दीजिए, कप लेके जाओ। हाँ भाई, कांग्रेस पार्टी जो उनका हक छीनना चाहती है और उनको नीचा दिखाना चाहती है, उसमें पीछे नहीं हटेंगे तेजस्वी यादव जी। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं, जाके आप आम जनमानस से सर्वे कर लीजिए। कौन से हक की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी, जरा आप ही समझा दीजिए हमें। राष्ट्रीय जनता दल पे दबाव बनाने के लिए कि भाई, नहीं मैं बता रहा हूं आपको ना, देखिए मैं बता रहा हूं क्या है इसमें, है क्या कि जरा कन्हैया जी से भी समझ लेते हैं। अभिषेक जी आपके पास भी आता हूं मैं। चाहिए और नहीं बहुत बेहतर है, ये बहुत बेहतर। ये दबाव की राजनीति है कन्हैया जी, है कि पहले चेहरा बताओ, कन्हैया जी दबाव की राजनीति है, पहले सीटें बताओ तब हम चेहरा। क्योंकि देखिए ये बात तो माननी पड़ेगी। देखिए शनिवार को पहली बार 16 दिन की यात्रा, आखिरी दिन की यात्रा जब आरा में थी, तब पहली बार तेजस्वी यादव कह दिए कि भाई हम ही असली मुख्यमंत्री है। तब तक तो नहीं कह रहे थे। इससे पहले 4-5 दिन पहले वो घोषित कर चुके थे कि अगर सरकार बनेगी तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। और आज ये वाला ट्वीट, ये किस हक की बात कर रहे हैं? नहीं देखिए साहिल जी, अभिषेक जी बोल रहे हैं कि सीएम घोषित है नीतीश कुमार, लेकिन अमित शाह ने तो अभी कह नहीं रखा है। कोई भी सीनियर मैंने जो नेतृत्व है बीजेपी का कहाँ कहा है, तो कहा कि मिलजुल करके बैठ करके चुनाव बात तय करेंगे। तो वहां भी वही स्थिति है, सीएम के नेतृत्व में होगा, नीतीश के नेतृत्व में होगा, मोदी जी के भी नेतृत्व में होगा, दोनों के नेतृत्व में होगा। लेकिन हु विल बी द चीफ मिनिस्टर इफ एनडीए इज वोटेड टू पावर, इट इज अनसर्टेन। ये कहाँ क्लियर है? और जो ये मैं सुन रहा था सबकी बातों को, ये देखिए मुद्दा मिल गया बीजेपी को। ये यात्रा जो है, यात्रा में एक बात आप जान लीजिए कि अपर हैंड मतलब ये महागठबंधन या इंडिया को बहुत फायदा हुआ है। इससे लोग जुड़े हैं बहुत,
और वैसे ही लेकिन केवल इसके बीच में किसको फायदा हुआ? कांग्रेस को ज्यादा फायदा हुआ या आरजेडी को? पेज तो कांग्रेस वहां पर चलने आकर लगी। फंसेगा ना बाद में हाँ। कन्हैया जी, कि फायदा ज्यादा किसको हो गया? कांग्रेस दिव्यांग पार्टी हो गई थी, वो चलने लगी, दौड़ नहीं रही है अभी, चलने लगी, लेकिन ज्यादा फायदा हुआ। लेकिन तेजस्वी को भी फायदा हुआ, एक मुद्दा मिला एसआईआर का, गांव गांव में चर्चा होने लगी, और इनको मिल गया प्रधानमंत्री की मां को गाली दिया गया, या अब शब्द कहे गए। अब देखिए दोनों ये जो कह रहे हैं, लेकिन देखिए गुरु यही प्रकाश बात है जी, आलोक शर्मा जी, आलोक शर्मा जी देखिए यही बात है। ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी चलने लगी। आज भी हम भाषण सुन रहे थे पटना की रैली का, उसमें राहुल गांधी एसआईआर पर लगे हुए थे, लेकिन तेजस्वी यादव बार बार याद दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई उन्होंने क्या प्रॉमिस किया हुआ है, और उसके बाद नीतीश कुमार उनको कॉपी कर रही है, उनका आरोप था बेसिकली, और बिहार के मुद्दे की बात कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी हाइड्रोजन बॉम्ब की बात कर रहे थे। एक दो अलग अलग स्ट्रीम्स यहां पर दिखाई देती है कहीं ना कहीं आलोक मुझे शर्मा, लगता है कि अगर हम दूर से देखें तो। मैं थोड़ा बोलूं, एक मिनट। हमारी साहिल जी पूरी स्ट्रैटेजी के तहत हम चल रहे हैं, और स्ट्रैटेजी में पूरी तरह से हमारे मीडिया के साथी भी आ गए हैं। हमारी स्ट्रैटेजी है, एक लीडर बिहार के मुद्दे उठाएगा, एक नेशनल इश्यूज उठाएगा, इसमें कहां दिक्कत है? आज जो हुआ है, जो आपने ट्वीट पढ़ा है कि हक का रण, हक है बिहारियों का, गुजरातियों का नहीं है। ये लड़ाई बिहारियों की है कि बिहार को क्या मिला। वोट तो चाहिए आपको बिहार में, सांसद तो चाहिए 39 बिहार से, लेकिन सारे उद्योग लगवाएंगे गुजरात में आप, सारा पैसा ट्रांसफर करेंगे गुजरात में आप, हाईवेज बनवाएंगे गुजरात में ऐसा आप। मत बोलिए, अगले साल मुझे गुजरात लगता का है चुनाव कि भी पूरी लड़ना है तरह से जिस आपको। तरह से तेजस्वी जी ने बात की है, ये बहुत अच्छी नहीं। देखिए वहां का जब विषय आएगा तो वहां की भी बात करेंगे, लेकिन बिहार के हक को खाकर आप सोचें कि बिहारी आपको वोट देगा तो नहीं देगा। बिहारी पूछेगा जो हमने बाल भेजे थे उनके डीएनए का मोदी जी क्या रहा, जो 20 जवान बिहार रेजिमेंट के शहीद हुए थे, मोदी जी आज चीन में जाकर आप लाल आंखें क्यों नहीं दिखाकर बात कर रहे? माता जी के पीछे छुपना बंद कर दीजिए। आपने तो अपनी पत्नी को भी माता जी के अंतिम संस्कार में अंत्येष्टि पे नहीं बुलाया। आप किस मुंह से माता जी की बात करते हैं? अरे अरे हम अरे फिर अरे कहते अरे हैं अरे अरे कि वो बीजेपी नहीं, का नहीं, आदमी नहीं, था। नहीं। हमारे पास तमाम जरा- सबूत हैं। साहिल जी, धीरेन्द्र कुमार साहिल जी, मामला भटक रहा है बिहार में कि मामला सिर्फ एक ही मुद्दे पर रहेगा? आता हूं गुरु प्रसाद जी आपके पास। धीरेन्द्र कुमार, मुझे जवाब देना है कांग्रेस पार्टी का। मैं आपके पास आता हूं, आपसे जवाब लेंगे हम उस पर। धीरेन्द्र कुमार भाई, अभी आपने ट्वीट का जिक्र किया कि उसके मायने क्या है, और बहुत चालाकी से झूठ भी इतना अच्छा आलोक जी बोलते हैं ना कि कभी कभी लोगों को भ्रम हो ही जाता है। लेकिन उस ट्वीट का मतलब था कि तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी गैर को चाहोगे तो मुश्किल होगी, ये कहा कांग्रेस को आरजेडी ने। क्योंकि पूरा यात्रा के बाद जितनी भी यात्राएं हुई इनकी, सिर्फ आरजेडी के कार्यकर्ता रहे। आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने अपने झंडे भी पकड़े, अपने डंडे पकड़े, लेकिन अपने डंडे में कांग्रेस के झंडा को घुमावा लिया। कांग्रेस ने ये उस्तादी किया है। वरना मैं तो समस्तीपुर के एक गांव से अभी गाड़ी से डिबेट कर रहा हूँ, और मैं बता रहा हूँ कि कोई ऐसी चर्चा नहीं है, किसी वोटर का न नाम कटा है, न कोई ऐसी ये बात है कि लोकतंत्र खतरे में है, बल्कि लोकतंत्र के आड़ में कांग्रेस पार्टी अपने लूट तंत्र को चलाने की कवायद कर रही है, सत्ता के वियोग में ये प्रयोग कर रही है। क्या बोला था कि एटम बम फोड़ेंगे, एटम बम पूरा एटम बम निकला। अब आज क्या कह रहे हैं कि हम हाइड्रोजन बम चलाएंगे। आपको नहीं लगता बिहार के लोगों को पता है कि हाइड्रोजन बम नहीं, हाइड्रामा बम है। इनका एक एक बम जो है ना, वो सूत्री बम के तरफ फ्यूज हो रहा है। यही मुद्दा कन्हैया जी, दरअसल मैं यही सवाल दरअसल पूछने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद मैं गुरु प्रकाश पासवान जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले कन्हैया जी मेरे ख्याल से उनका संपर्क अपने साथ टूट गया है। लेकिन आलोक शर्मा जी, दरअसल यही सवाल जो यहां पर उठाया जा रहा है कि अब तक तो तेजस्वी यादव रोजगार की बात कर रहे थे, अब तक तो तेजस्वी यादव पेंशन योजना की बात कर रहे थे, अब तक तो तेजस्वी यादव कह रहे थे कि हम मां बहनों को जो क्या लाडली बहना टाइप कुछ योजना लागू करेंगे। लेकिन अचानक राहुल गांधी जी की एंट्री होती है और उसके बाद एसआईआर पर चर्चा शुरू हो जाती है। यहीं पर मामला कहीं गड़बड़ा तो नहीं गया आलोक जी? एक मिनट, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई थी। आता हूं आपके पास दोबारा। देखिए मुझे लगता है कि पूरा आता हूं आपके पास। देखिए मुझे लगता है कि पूरी तरह से तमाम जो मुद्दे हैं वो पूरी यात्रा के दौरान उठाए गए। लोगों ने पूछा है, नेताओं ने पूछा है कि मोती जी चीनी मिल जो मोतिहारी की है उसकी चाय कब पिएंगे, ये पुल बनने से पहले गिर क्यों रहे,
रेप पीड़िता को इलाज क्यों नहीं मिल रहा है, ये सारे सवाल उठाए गए हैं। और अभी चुनाव 2-3 महीने हैं, ये तमाम जो मुद्दे हैं ये पूरी तरह से उठाए जाएंगे। आज बीजेपी ने कुछ मीडिया चैनल्स को स्क्रिप्ट लिख के दिया, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, कि साहब आप तेजस्वी और कांग्रेस के बीच में किसी तरह से खाई पैदा करो। मैं आपकी बात ये स्क्रिप्ट की बात नहीं है, चैनल है, हम भी देखते हैं ना। बीजेपी का आप मुझे आलोक शर्मा जी बताइए, चलिए मेरी बात आप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो बात अलग है। नहीं, जरा एक मिनट आलोक जी, मैं सवाल ही पूछ लेता हूं आपसे। चलिए अभी आपने मुद्दा छेड़ दिया है, इसके लिए आप मुझे इस बात का आकलन कराइए जरा कि कोई भी पत्रकार जब देखता है कि तेजस्वी यादव घोषणा कर देते हैं, अब तो प्रधानमंत्री पद का चुनाव है नहीं, अब तो लोकसभा का चुनाव है नहीं, कि अगली बार प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे करके, लेकिन राहुल गांधी एक शब्द निकाले कि हमारे गठबंधन के मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा। आखिरकार शनिवार को जब पूरी यात्रा खत्म होती है तब तेजस्वी यादव खुद ही बोल देते हैं कि भाई मुख्यमंत्री, अगले मुख्यमंत्री वो बनेंगे। तब तो सवाल पूछेंगे ना हम। देखिए बिल्कुल साहिल जी, आपका सवाल पूछना बनता है, लेकिन बीजेपी का जो कुत्सित प्रयास है वो सफल नहीं होने देंगे। मैंने पहले भी कहा, ये हमारी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है कि पीएम कैंडिडेट के लिए तेजस्वी जी बोलेंगे, और क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, जवाब दे दीजिए अभी, चलिए। और इस स्ट्रेटेजी में बीजेपी फंस गई है। उसके बाद आपके पास आऊंगा मैं, धीरेन्द्र कुमार। बीजेपी हार मान चुकी है। गुरु प्रकाश, हम तो कह रहे हैं 20 साल से जो मुख्यमंत्री रहा है, सुन लेते हैं। गुरु प्रकाश भाई मेरे छोटे भाई है, बड़ा सम्मान करता हूं, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वो कह के जाए, आपने मुझे शांत करा दिया था साहिल जी, मुझे लगता है आप इनको भी शांत कराएंगे। साहिल जी समय आलोक जी अभी जवाब सुन लेते हैं। गुरु प्रकाश जी बोलिए। साहिल जी देखिए, कांग्रेस पार्टी के लोग बिहार की बात कर रहे थे, उनकी रैली की तस्वीरें हैं। कौन बिहारी दिख रहा है इसमें? कौन बिहारी है? खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, केसी वेणुगोपाल जी, कौन बिहारी है इसमें? मूल मुद्दा यह है, जो कह रहे हैं कि हमारा कुत्सित प्रयास है, कृष्णा लाल और इनके प्रभारी हैं, उन्होंने तो साफ इंकार कर दिया था कि चुनाव के बाद तय होगा कि मुख्यमंत्री का कौन हमारा उम्मीदवार या प्रत्याशी होगा। तो मतलब चुनाव प्रचार में बाहर से कोई चुनाव प्रचार करने आ नहीं सकता, होता है। कांग्रेस पार्टी, आपने उनसे स्पष्ट सवाल पूछा कि क्या उनका मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी तेजस्वी यादव हैं? राहुल गांधी जी ने अस्वीकार किया, कृष्णा लावरी ने अस्वीकार किया। इसी प्रकार पूर्व में इनको पिछड़े समाज से दिक्कत है, इनको ओबीसी से दिक्कत है, इनको दलित से दिक्कत है। सीताराम केसरी भूल गए हैं क्या? बिहार से आते थे, ओबीसी समाज से आते थे, उनको अपमानित किया था, दुस्साहस दिखाया था। बाबू जगजीवन राम भूल गए हैं क्या? जो बाबू जगजीवन राम के साथ हुआ, जो सीताराम केसरी के साथ हुआ, वही तेजस्वी यादव के साथ होने वाला है। कांग्रेस पार्टी इस भ्रम में है कि उनका मुख्यमंत्री हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी को इस भ्रम जाल में रहने दीजिए। फेक नैरेटिव के मास्टर हो गए हैं, झूठ बोलने के मास्टर हो गए हैं। यहां आपके डिबेट पे आपके ऊपर सवाल पूछ रहे हैं, रहिए भ्रम में। आलोक जी, आपके जन्म से पहले बिहार में कांग्रेस का मुख्यमंत्री था। गुरु प्रकाश जी, मुझे लगता है कि अभी कम ये भी कोई कह सकता है कि जो एकनाथ शिंदे के साथ हुआ वो नीतीश कुमार के साथ भी हो सकता है। ये भी तो कहा जा सकता है कि जो एकनाथ शिंदे के साथ हुआ वो नीतीश जी के साथ भी हो सकता है। असदुद्दीन ओवैसी के साथ क्या हुआ? असदुद्दीन ओवैसी के एमएलए कहां चले गए थे साहिल जी? किस पार्टी में गए थे? वो लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं था। देखिए, अगर बर्बाद करना तो बताइए। कांग्रेस पार्टी ने अपने शासन में 50 सरकारों को बर्खास्त किया है, आपातकाल लगाया, और यहां बात कर रहे हैं लोकतंत्र की। बर्दाश्त नहीं कर सकते ओबीसी सीएम को, बर्दाश्त नहीं कर सकते दलित सीएम को, लेकिन बिहार में आज माना राहुल गांधी ने कि क्रांतिकारी फेल हो जाइएगा आप। क्रांति की शुरुआत बिहार से होती है। संपूर्ण क्रांति की याद दिलाई कहीं ना कहीं। मैं तो संपूर्ण क्रांति पकड़ के चल रहा हूं। आज तो राहुल गांधी ने कहा कि क्रांति की शुरुआत बिहार से होती है। धीरेन्द्र कुमार, आपकी बात खत्म करिए, उसके बाद आलोक जी से जवाब ले लेंगे। धीरेन्द्र कुमार, 10 सेकंड। साहिल भाई, 10 सेकंड। साहिल भाई, मैं कहना चाह रहा था 10 सेकंड दीजिएगा मुझको। मैं पूरा कर लूं? गुरु प्रकाश जी, एक मिनट जरा धीरेन्द्र कुमार जी को बात खत्म करने दीजिए। बोलिए धीरेन्द्र जी, बोलिए। साहिल भाई, मैं कहना चाह रहा हूं कि जिसको कांग्रेस के जैसा न यार मानता है, न उनके भाई तेज प्रताप के जैसा परिवार मानता है, उसको बिहार क्या सीएम मानेगा बताइए? और ये चोरी के आरोपी, चोरी के सजायाफ्ता, अगर चोरी का झूठा भ्रम फैला के चस्पाना चाहेंगे, ये चौसकने वाला है क्या बिहारियों को? बिहारी सबको ही समझते हैं इनको कि ये जितने मंच पे खड़े लोग थे ना, अब इतने ही तो मुट्ठी भर लोग बच गए हैं देश में भ्रष्टाचारी। अब इनको भी एक जगह ले आया गया है, और बिहार से फिर से एक बार इनको याद करा देगी बिहार की मिट्टी क्रांति की सही में मिट्टी रही है, और यहाँ से कांग्रेस सदा सदा के लिए विलुप्त हो जाएगी। मैं यही कहना चाहता हूँ। 2005 का चुनाव याद है ना? कांग्रेस के साथ ही लड़ा था आपने। 2005 का चुनाव रामविलास पासवान जी और कांग्रेस ने साथ में लड़ा था, आपको याद होगा जी।
गठबंधन था दोनों का। नहीं तो तब भी कांग्रेस वही थी, आज भी कांग्रेस वही है। नहीं, कांग्रेस में कहाँ बदलाव होगा? तब भी कांग्रेस तोड़ फोड़ करती थी, आज भी कांग्रेस तोड़ फोड़ करती थी। तब भी कांग्रेस लोकतंत्र के हत्यारे थी, आज भी कांग्रेस साहिल जी, मैं लोकतंत्र के खुलासा हत्यारे करना थी। चाहूंगा, 10 सेकंड दीजिएगा। चलिए आलोक जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर अभिषेक झा बात करेंगे जल्दी से। मुझे भी 10 सेकंड चाहिए। देखिए साहिल जी, मुझे लगता है कि केसरी जी के परिवार के 10 लोग सेकंड भी आलोक हमारे जी के साथ बाद हैं चाहिए आज तक। बाबू जगजीवन राम जी की पूरी फैमिली हमारे साथ है। सरदार पटेल जी बात, की पूरी फैमिली गलत हमारे बात, साथ रही जब गलत तक वो बात, राजनीति में बिल्कुल। रहे, और आरएसएस उनको हराती रही। अब बात आती है, हत्या हमारे करवाई टच लोग में परिवार, चिराग पासवान जी भी हैं। मैं परिवार, आपके यही दिक्कत चैनल है। पर खुलासा करके जा रहा हूं। परिवार है आपके साथ? मैं कौन कह रहा परिवार है हूं कि आपके साथ? पूरी तरह से चिराग पासवान जी की पार्टी परिवार हमारे बात, संपर्क परिवार में है। बात, परिवार अगर परिवार से मौका बाहर लगेगा निकलिए, तो सर। पूरी तरह से परिवार मौसम से देखते बाहर हुए निकलिए। चिराग यही तो पासवान जी दिक्कत हमारे है। साथ आने के देश लिए को पूरी परिवार तरह से मानिए, तैयार सर। हैं। परिवार आप मैं एक देखिएगा, बात याद दिला अभी दूं। बहुत कुछ होना भाई बाकी मैं है। सभी को गंगा जी याद में दिला बहुत दूं, पानी बहेगा। कौन सी पार्टी किसके साथ संपर्क में है ये तो चुनाव के नतीजों के बाद पता चलेगा, क्योंकि कोई बहुत सारा संपर्क उसके बाद ही होने वाला है। अगर बिहार में क्लियर मैंडेट नहीं आता है तो उसके बाद ही सभी चीजें आएगी। लेकिन अभिषेक झा जल्दी से मुझे आपसे एक जानना है, अभी भी वोटर लिस्ट का मुद्दा मरा नहीं है, क्योंकि अभी भी कई लोगों के डॉक्यूमेंट्स जो है वो इलेक्शन कमीशन को चेक करने हैं, और कहीं ना कहीं यहां पर राज्य सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। ये सवाल मैंने कई बार पूछा हुआ है। वहां पर लोगों की लाइन लगी हुई है कि अपने डॉक्यूमेंट्स पाने के लिए 7 करोड़ 24 लाख लोगों ने डॉक्यूमेंट सबमिट तो किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये लड़ाई कहीं ना कहीं आगे जारी रहेगी। क्या राज्य सरकार इस पूरे चीज को लेकर तैयार है, कहीं एसआईआर का मुद्दा ना बन जाए? मैंने आपको एमयूटीएन का सर्वे के बारे में भी बताया था। अभिषेक झा, राज्य की सरकार की जो जवाबदेही इसमें है, जो भी आरओज हैं, ईआरओज हैं, या जो भी पदाधिकारी इसमें शामिल हैं, इलेक्शन कमीशन के सहयोग में पूरी तरीके से मुस्तैद हैं ताकि एक भी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से ना कटे। एक राजनीतिक दल के रूप में भी हमारी सहभागिता बहुत इंपॉर्टेंट होती है और हम इसको अदा भी कर रहे हैं। सभी दलों से हमने हमेशा सहयोग की अपेक्षा की है, साथी हो विपक्ष के या सत्ता पक्ष के, उससे मतलब नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी एक आइडियोलॉजी है और हर किसी को ये मेक श्योर करना चाहिए कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक एक वोट बहुत कीमती है और वो वोट जुड़े। तो इस दिशा में हम पहल कर रहे हैं। बाकियों का हमें नहीं पता क्या उनका बूथ लेवल तक का है सारा मसला मामला। तो ये सारी बातें हैं। अब दूसरा एक मिनट जाते हैं, एक बात मैं कह देता हूं। देखिए चुनाव अभी सामने है। आलोक जी सुन लेते हैं, जवाब सुन लेते हैं। वो शांति से सुन रहे थे आपकी बात। अभिषेक जी बोलिए। अभिषेक जी आलोक जी, बोलिए, मैं आपकी पाली में नहीं बोलता हूं, मैं आपकी पाली में नहीं बोलता हूं। आप इतने सीनियर बोलिए अभिषेक जी। अरे हम जानते हैं कि आपको आरजेडी से कुछ हासिल यहाँ बिहार में नहीं होगा, तो बेचैनी बाद में दिखाइएगा, अभी क्यों दिखा रहे हैं? सुनिए, हाँ, एक से एक स्टेप चलते हैं। चुनाव से पहले यह तय करना होता है कि किस गठबंधन का नेतृत्व कौन करेंगे, चेहरा कौन होंगे। चलिए हटाइए, आप ही की स्क्रिप्ट को ले लेते हैं साहिल जी, या मीडिया हाउसेस जो स्क्रिप्ट चलाती है उसी को ले लेते हैं। भाई पहले ही स्टेप में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। इनसे पूछिए किन के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे पाएंगे, फिसड्डी साबित होंगे। अब उसके बाद भाई जब अभी चेहरा नहीं स्वीकार कर रहे हैं तो कभी मुख्यमंत्री बना सकते हैं क्या राहुल जी तेजस्वी यादव जी को? और सबसे महत्वपूर्ण पहलू और बात यह है कन्हैया जी कि नीतीश कुमार जी किसी दल, किसी पार्टी, किसी गठबंधन की कृपा पे मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं। जब पूरे देश में बदलाव की बयार एक दिशा में बहती है, तब बिहार में उल्टी हवा बहती है। इंडिया अलायंस की परिकल्पना भी नीतीश कुमार जी की देन है। महागठबंधन भूल गए आप, को इतना कम आंकने 2015 का महागठबंधन भूल गए आप। 14 में क्या हुआ था ये भूल गए आप अभिषेक जी। देखिए बिहार की जमीनी रियलिटी कुछ और है। बिना गठबंधन के कोई अपनी चुनाव नहीं बुलवा सकता वहां पर, आपको भी पता है। चेहरा, चलिए ठीक है, ठीक है, चेहरा, ठीक है, ठीक है। कन्हैया जी जल्द आपसे ये जवाब चाहिए। समझिए, मजबूरी समझिए कन्हैया जी, आपसे ये जवाब चाहिए। कन्हैया जी, बिहार में एनडीए जो है नीतीश कुमार और मोदी जी के फेस पर लड़ रही है, और महागठबंधन तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, माने फेस पर लड़ रहे हैं। आप समझिए कि ये भी जो है अपने सीएम फेस का क्यों नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि वहां अगर कर देंगे नीतीश कुमार को तो दिक्कत हो जाएगी कि वो सीएम बनेंगे। इसलिए कि कई लोगों का वोट मिलता है, कई जातियों का वोट लेना है, तो कभी सम्राट चौधरी भी सामने है, नित्यानंद राय जी भी सामने हैं, अब कई लोग हो गए हैं, तो दिक्कत है। इसीलिए इधर भी जो है आप देख रहे होंगे साहिब जी, इस पूरे यात्रा में एक चीज आपने गौर किया, किसने संचालन किया? राजेश राम ने, दलित हैं, राहुल गांधी, जान लीजिए संचालन किसने किया, सभा का संचालन किसने किया, जहां भी सभा हुई मीटिंग आज ही हुआ, किसने किया?
जो संचालनकर्ता होते हैं वो राजेश राम है। तो एक मैसेज है कि ऐसा है कि ठीक है। राजेश राम भी फेस आलोक है। शर्मा जी, मुझे एक लाइन में जवाब चाहिए सिर्फ आपसे, और उसके बाद गुरु प्रकाश पासवान। या हाइड्रोजन बम कब फूटेगा, टाइमलाइन बता दीजिएगा जल्दी से, एक लाइन में जवाब चाहिए मुझे। देखिए, मुझे लगता फुसकी है बम है, बहुत फुसकी जल्द होगा, बम। बहुत ये स्पीड पे फुसकी काम बम चल है, रहा है। कभी नहीं तो हमें फूटेगा, हमारी फुस हो मजबूरी है कि इलेक्शन कमीशन जो है पूरी तरह से भाजपा वालों को तो डाटा दे देता है, हमें नहीं देता है। अगर हमें डाटा दे दें तो हाइड्रोजन चलिए। बम जल्दी फोड़ दें, लेकिन अभी थोड़ा समय लगेगा। सबसे पहले आज जल्दी तक फोड़ तो देंगे। बताएंगे। गुरु प्रकाश जी, हाइड्रोजन बम की तैयारी करके रखी है आपने? नहीं, देखिए, इनका सुतली बम है, इनका चटाई बम है। हाइड्रोजन बम की तो कोई बात ही नहीं है। इनको तय करना होगा चुनाव किससे लड़ रहे हैं, बिहारियों से लड़ रहे हैं, चुनाव आयोग से लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से लड़ रहे हैं। चलिए, मेरा या समय बीजेपी खत्म से हुआ है, लड़ रहे हैं। माफ करिएगा। कम से कम इतनी क्लैरिटी लेकर के आइए आप। जब हाइड्रोजन बम फूटेगा तब दोबारा हमें इस बात पर चर्चा करनी होगी, लेकिन फिलहाल तो वोट अधिकार यात्रा का समापन हो चुका है। पटना में एक ग्रैंड रैली के साथ में इस समापन की घोषणा की गई है और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के भाषण भी हो चुके हैं। लेकिन पल पल बिहार की राजनीति बदल रही है, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी।